नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण जिसमें चैप्टर नंबर 4 मेरा जिला इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन से त्यौहार कब मनाते हैं, हमारे ज़िले में कौन कौन से त्यौहार हमारे ज़िले में क्या प्रसिद्ध है, हमारे ज़िले का नाम क्या है, हमारे ज़िले में कौन कौन सी प्रसिद्ध चीज़ें हैं या तीर्थ स्थल है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 4 मेरा जिला। आप प्रवास जाते होंगे, दर्शनीय स्थल, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल एवं ऐतिहासिक स्मारक देखने जाते हैं। आप अपने ज़िले के स्थलों पर जाते होंगे। आपके ज़िले में ऐसे स्थल कहाँ कहाँ पर आए हुए हैं उसके बारे में हमें जानकारी लिखनी है। पढ़िए हमारा जिला नाम पुस्तक खोजिए, इसमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने ज़िले में आए हुए ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध स्थलों के बारे में लिखिए। अब आपका ज़िला जो भी हो, हम अभी जो ज़िले में रह रहे हैं यानी कि सूरत ज़िला, अब हमें उस ज़िले का नाम लिखना है, वो कहाँ है या जो हमारे ज़िले में ऐतिहासिक स्थल है उसके बारे में हमें जानकारी लिखनी है। जैसे कि हम सूरत ज़िले में रहते हैं तो सूरत ज़िले में कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध है या कहाँ कहाँ पे आप गए हो उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको लिखनी है। तो हम सूरत ज़िले में रहते हैं, हम कहीं ना कहीं आप ऐसे मंदिर या उसमें गए ही होंगे जिसके बारे में आपने जाना होगा, तो वहीं पर हमें लिखना भी है। चलो अब हमें यहाँ पे लिखना है हमारे ज़िले में ऐसा कोई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो, यानी ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध स्थलों के बारे में लिखना है। तो हम लिखना शुरुआत करते हैं। पहले में उस जगह का नाम, चलिए पहली सारणी में हमें नाम लिखना है तो हम 2-3 जगहों के नाम लिखते हैं, जैसे कि सूरत, फिर आगरा, फिर बॉम्बे, ऐसी जगहों के नाम लिख। वो कहाँ आई है तो सूरत कहाँ आया, गुजरात में। आगरा कहाँ आया, दिल्ली में। और तीसरा मैंने बोला मुंबई, तो मुंबई कहाँ आया, महाराष्ट्र में। और विशेषताएँ इन सब जगहों पे कुछ अलग अलग होगा। तो सूरत गुजरात का कौन सा मंदिर है तो बोलते हैं कि वहाँ पे अम्बा निकेतन मंदिर, अम्बाजी माता का मंदिर है। फिर दिल्ली में आपने ताजमहल देखा होगा आगरा का। फिर बॉम्बे में आपने सिद्धिविनायक मंदिर देखा होगा। तो वहाँ की विशेषता है वो ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थल है। ऐसे ही शिरडी लिखो तो शिरडी कहाँ पे आया, महाराष्ट्र में ही। वहाँ का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, साईं बाबा का। फिर वो ऐतिहासिक स्थल है अलग अलग जगह के, जो भी हमारे ज़िले से नहीं लेकिन हमारे पूरे देश में जो है वहाँ से आपको ऐतिहासिक स्थल लेके वो किस जगह पे है, वो किस राज्य से है और वहाँ पे विशेषताएं क्या क्या है, यानी कि कौन सा वो प्रसिद्ध है उसके बारे में लिखना है। अब नीचे वाली श्रेणी में अपने ज़िले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में लिखना है, यानी कि हमारा जो ज़िला है उसमें आप जिस ज़िले से हो उस ज़िले में कौन सी जगह प्रसिद्ध है, कहाँ है वो जगह और उनकी विशेषता, यानी कि वहाँ का कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल यानी कि भगवान के मंदिर जैसा जो वहाँ का प्रसिद्ध हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अंबाजी जो दाता तालुका में आया हुआ है और वहाँ पे अंबाजी माता का मंदिर है वो प्रख्यात है। फिर पाटन में वाव तालुके में आया हुआ सोलंकी वंश के समय का जो एक प्रसिद्ध प्राचीन महादेव का मंदिर है वो। फिर कह सकते हैं कि डीसा में वाव तालुका में धरणीधर भगवान का प्राचीन मंदिर जो आया हुआ है वो। ऐसे अपने ज़िले में आप जिस भी ज़िले से हो उस ज़िले में कोई एक प्रसिद्ध जगह है, वहाँ का नाम और वह उस ज़िले में किस जगह पे आया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसा ऐतिहासिक स्थल कौन सा है जहाँ सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। आप अपने ज़िले में जिस भी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानते हो वहाँ पे सबसे
अधिक पर्यटक यानी कि उसके वहाँ पे आने वाले लोग कहाँ पे ज़्यादा है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं सूरत का बोलूँ तो सूरत में हम कह सकते हैं कि सूरत में गुरुकुल और एक इस्कॉन मंदिर वो प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक पर्यटक आते होंगे। यह ऐसे ऐतिहासिक स्थल किस लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कोई भी अगर ऐतिहासिक स्थल है तो वो किस लिए वहाँ का प्रसिद्ध हुआ है, वहाँ के बारे में जानकारी लिखने। जैसे कि मैंने आपको सूरत का दिया है, लेकिन ये ऐतिहासिक स्थल है तो हम कह सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र का मैं ले लूँ कि शिरडी, तो वहाँ का वो ऐतिहासिक स्थल किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे साईं बाबा का मंदिर है और वहाँ पे प्राचीन रूप से यानी कि उनके समय से साईं बाबा के समय से वहाँ की वो प्रसिद्ध है, इसीलिए वहाँ पे वो थे, उनका साक्षात्कार है, इसीलिए वो प्रसिद्ध है। जिले के किस तीर्थ स्थल पर आप गए थे, यानी कि हमारे जिले में किस तीर्थ स्थल पे आप गए हो उसके बारे में जानकारी यहाँ पे लिखनी है। फिर है आपके जिले के किस तीर्थ स्थल पर मेला लगता है। अगर हम सूरत में देखेंगे तो अम्बा निकेतन जो मंदिर है वहाँ पे नवरात्रि में मेला लगता है। फिर कर्मनाथ मंदिर है वहाँ पे श्रावण मास में मेला लगता है। उसी तरह से जो भी ज़िले में आप रहते हो वहाँ पे कुछ त्योहार पे, कुछ नवरात्र पे वहाँ पे एक मेला लगता होगा, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। किन दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ अधिक होती। अगर देखोगे तो जो जो प्रसिद्ध या ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पे हर एक जगह पे पर्यटकों की भीड़ अधिक ही रहती है। यानी कि वहाँ पे जैसे कि नवरात्र है तो अम्बा माता का मंदिर हो या महाकाली माँ का मंदिर हो, वहाँ पे ज़्यादा ही भीड़ रहेगी। तो वैसे ही यहाँ पे लिखना है किन दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ अधिक होती है। वो आपके ज़िले के हिसाब से आपको लिखना है कि इस ज़िले पे या इस पर्यटक स्थल पे हमारे यहाँ पे भीड़ अधिक होती है। आपने किन किन स्थलों की चर्चा की, यानी कि हमने कौन सी जगह की चर्चा की है उसके बारे में लिखना है। इनमें से आप किन स्थलों पे गए हो वो सारा कुछ हमने देख लिया। अब है एक कैलेंडर डायरी का पंचांग प्राप्त कीजिए और उसके हिसाब से हमें कुछ त्योहारों को अलग करना है। देखो ऊपर 3 चित्र है, पहला है ईद का, दूसरा है रक्षाबंधन का और तीसरा है उत्तरायण का। नीचे दी गई जगह में वर्ष दरम्यान आने वाले त्योहारों एवं उत्सवों की सूची बनाई है। हम पूरे साल में बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो मनाते हैं, इसी के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। नूतन वर्ष और भाई दूज दिया गया है, उसके अलावा हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, जैसे कि नवरात्र हो गया, दीपावली, बकरी ईद, ईद मिलाद, रक्षाबंधन, रमजान ईद, शरद पूर्णिमा, शीतला सातम, मोहर्रम, रामनवमी, जन्माष्टमी, पतेती, विजयदशमी, वसंत पंचमी, क्रिसमस, चेटी चांद, उत्तरायण, गणेश चतुर्थी, गुड फ्राइडे। इसके अलावा भी अगर खाने बच जाते तो आप इसके अलावा और भी बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो हम मनाते, या ऐसे बहुत सारे उत्सव होते हैं जो मनाते, तो उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है। अब है त्योहार की सूची का वर्गीकरण कीजिए। हमने यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार लिख तो दिए, अब कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो हम दिनांक के अनुसार से मनाते हैं, कुछ ऐसे त्यौहार है जो हम तिथि के अनुसार मनाते हैं, या कुछ ऐसे भी है या दिन या अन्य प्रकार से हम मनाते हो। तो इस त्योहारों को अलग अलग भाग में विभाजित करना है। तो पहला जो है दिनांक अनुसार, उसमें हम कौन कौन से त्योहार दिनांक के आधार पर मनाते हैं। जैसे कि पहला हम मैं कह सकती हूँ उत्तरायण। उत्तरायण हम कब मनाते हैं? 14 जनवरी को ही मनाते हैं। उसमें हम तिथि देखने नहीं जाते, 14 जनवरी यानी उत्तरायण। फिर क्रिसमस किस दिन मनाते हैं? 25 दिसंबर को, तो वो फिक्स होता है, यानी कि वो तारीख से हिसाब से। फिर हो गया 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। ऐसे जो त्यौहार है वो हम किस दिन मनाते हैं? वो तारीख को ही मनाते हैं। उसके अलावा है तिथि के अनुसार हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि हमारी दीपावली हो गई, रक्षाबंधन, शीतला सातम, जन्माष्टमी, वसंत पंचमी, बकरी ईद, फिर नूतन वर्ष, भाई दूज। ये सारे त्यौहार हम किस प्रकार से मनाते हैं? हमारे तिथि के अनुसार से। फिर है दिन या अन्य प्रकार से। अब कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो हम किसी दिन को मनाते हैं या अन्य प्रकार से, जैसे कि गुड फ्राइडे, वो फ्राइडे के दिन ही आएगा, वो दिन पे आधारित है। फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी है जो
दिन के हिसाब से नहीं, वैसे आ जाते हैं, जैसे कि पतेती हो गया, गणेश चतुर्थी, शरद पूर्णिमा, विश्वकर्मा जयंती, चेटी चांद, ऐसे अन्य प्रकार से भी हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। इसमें से कुछ त्यौहार ऐसे भी है जैसे कि गणेश चतुर्थी, वो तिथि के अनुसार ही आएगा। फिर विश्वकर्मा जयंती भी वो तिथि के हिसाब से ही आता है। ऐसा दोनों में आ सकते हैं, यानी दिन का दिन या अन्य प्रकार से में हम कह सकते हैं कि गुड फ्राइडे ऐसी है जो हम उसके हिसाब से मनाते हो। ये अब आगे है, किन 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 त्योहारों को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जो त्योहार, जैसे कि किन त्योहारों को तो हम कह सकते हैं, पहला तो कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिन, 26 जनवरी यानी कि हमारा गणतंत्र दिन, और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती, ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। राष्ट्रीय त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? तो 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमने क्या किया था, अंग्रेजों के शासन में से हमारे देश को आज़ाद हुआ था, यानी कि अंग्रेजों के शासन से हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम स्वतंत्रता दिन मनाते हैं। वो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। हम 15 अगस्त को झंडा फहराने जाते हैं ना स्कूल में, क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा देश अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ था। वैसे ही हम दूसरा त्यौहार 26 जनवरी भी जाते हैं स्कूल में झंडा फहराने के लिए। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हमारे 26 जनवरी को हमारे कुछ ऐसे नियम बने थे, यानी कि वो गणतंत्र दिन के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कि उस दिन हमारा देश का बंधारण नक्की हुआ था, यानी कि हमारे कौन कौन से कानून कायदे हैं वो बंधारण निश्चित हुआ था। उस दिन हमारे लिए बंधारण तय किया गया था, इसीलिए हम 26 जनवरी को भी राष्ट्रीय त्यौहार ही मानते। और तीसरा जो हम है गांधी जयंती, उस दिन राष्ट्रपिता हमारे गांधी जी का जन्म हुआ था। ये 3 दिन हम राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो दिन हमारे देश में हमारे देश, पूरा देश उस दिन आज़ाद हुआ था, या उसके लिए बंधारण तय हुआ था, इसलिए। फिर है, किन किन त्योहारों को सभी लोग मिलकर मनाते हैं? सभी लोग मिलकर मनाते हैं, वैसे तो बहुत सारे त्यौहार है। उत्तरायण हो गया, होली हो गई, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, ऐसे सारे त्यौहार सब लोग मिलके ही मनाते हैं। कौन से त्यौहार व्यवसाय के साथ संलग्न है? बहुत सारे व्यवसाय, सारे जो भी त्यौहार है उसमें से बहुत सारे हमारे व्यवसाय के साथ भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि उत्तरायण तो पतंग का बेचने का और फिरकी लेनी, यानी आपकी डोरी का टाइम होता है। होली धुलेंडी में आप कलर खरीदते हो, जन्माष्टमी में मटकी फोड़ने का सामान खरीदते हो, दशहरे में रावण जलाने का, फटाके फोड़ने का, दिवाली में, ये सारे जो भी त्यौहार है वो सारे हमारे व्यवसाय के साथ जुड़े हुए ही हैं। फिर है रक्षाबंधन, अगर समझ लो रक्षाबंधन में राखी बेचने का भी, वो सब कुछ व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ ही है। प्रत्येक त्यौहार एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होता है? वो जो भी त्यौहार है वो जो लोग मनाते हो वो उसकी लोगों की जाति के हिसाब से कह सकते हैं। जैसे कि मोहर्रम हो गया, ताजिया हो गया, बकरी ईद हो गई, वो मुसलमान लोग मनाते हैं, मुस्लिम लोग मनाते हैं। तो यानी कि वो उनकी जाति के हिसाब से, अगर हिंदू है तो हिंदू लोग क्या करते, तो दिवाली मनाएंगे, रक्षाबंधन मनाएंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे, वो जाति के हिसाब से। प्रत्येक त्यौहार एक दूसरे से, एक तो जाति के हिसाब से अलग हो जाता है, दूसरा होता है एक दूसरे के जो भी त्यौहार है उसके पीछे जो प्राचीन कथाएं है उसके हिसाब से वो अलग हो जाता है। हर एक त्यौहार को अलग अलग रीत से मनाया जाता है, उसी हिसाब से भी वो अलग है एक दूसरे से। और लोगों की पसंद के हिसाब से भी है। अगर किसी को उत्तरायण में पतंग चगाना पसंद नहीं है तो उसके लिए वो त्यौहार नहीं है, अगर किसी को पसंद है तो उसके लिए वो त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से किसी को होली के रंग खेलना पसंद है, किसी को फटाके फोड़ना पसंद है, उस हिसाब से भी लोगों का अलग अलग एक दूसरे से प्रत्येक त्यौहार भिन्न भी होता है। और हर एक त्यौहार मनाने के लिए जो जाति होती है, जो प्रकार होता है वो भी भिन्न रहता है। आप उत्तरायण में एक दूसरे पे कलर नहीं फेंकोगे, वो भी अलग है, और अगर आप होली पे पतंग नहीं चगाओगे वो भी अलग है ना। यानी कि प्रत्येक त्यौहार एक दूसरे से अपने अपने
रीत और अपने अपनी मान्यता के हिसाब से अलग होता है। फिर है आगे, आप मेले में गए होंगे। पिछली कक्षा में आपने मेले के बारे में जाना, परंतु वह स्थानीय मेले की बात थी। आपके जिले में भी मेले लगते होंगे। अधिकांशतः हमारे तीर्थ स्थलों में तथा त्योहारों पर भी मेले लगते हैं। हमारा जिला नामक पुस्तक में से जिले में कहाँ कहाँ मेले लगते हैं उन्हें नोट कीजिए। यानी कि हमारे ज़िले में भी बहुत सारी जगह ऐसी होगी जहाँ पे मेले लगते होंगे, तो वो उसके मेले के स्थल का नाम लिखना है। मेला किस त्योहार पर लगता है वो लिखना है। मेला किसी तीर्थ स्थल पर लगता है हाँ या ना, इसके बारे में लिखना है। और मेला किस अंग्रेजी महीने में लगता है, यानी कि अंग्रेजी महीने के हिसाब से वो किस महीने में लगता है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि हमारे जो ज़िला है यानी कि सूरत ज़िले में, तो जहांगीरपुरा में लगता है। फिर दूसरा में लिख सकते हो धारुका कॉलेज, इस्कॉन मंदिर, अम्बा निकेतन, ऐसी जगहों पे मेले लगते हैं। अब मेला किस त्योहार पे लगता है, तो अगर जहांगीरपुरा में श्रावण मास में लगता है। फिर धारुका कॉलेज में भी अगर आप देखोगे तो वो श्रावण फिर आषाढ़ दोनों मासों में होता है वहाँ पे। फिर इस्कॉन मंदिर पे जो मेला लगता है वो भी लगता है हमारे जन्माष्टमी के दिन पे, यानी श्रावण मास में ही लगता है। किस त्योहार पे, यानी कि जन्माष्टमी पे लगता है। अम्बा निकेतन में नवरात्र पर लगता है। अब वो मेला किसी तीर्थस्थल पर लगता है, यानी कि तीर्थस्थल यानी कि मंदिर पे, तो पहला जो मैंने जहांगीरपुर बोला था वहाँ पे आप हाँ लिख दीजिएगा। धारुका कॉलेज यानी वहाँ पे ना, वहाँ पे कोई तीर्थस्थल नहीं है, ऐसे ही मेला लगता है। फिर इस्कॉन मंदिर और अम्बा निकेतन दोनों भी तीर्थस्थल है, यानी वहाँ पे हाँ लिख दीजिएगा। अब है मेला किस अंग्रेजी महीने में लगता है, तो पहले में अगस्त, दूसरे में सितंबर, और तीसरे में भी अगस्त, और चौथे में अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर महीने में भी लगता है। इस प्रकार से हमारे आसपास मेले लगते हैं। आप अपने हिसाब से अपने ज़िले में आप जहाँ पे जानते हो उस हिसाब से भी सारणी भर सकते हो। मैंने 4 बताए, 2 बाकी हो, 1 बाकी है, तो आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। आपके ज़िले में लगने वाले मेले में कौन कौन सी विभिन्नताएं दिखाई देती है। हर एक ज़िले में जो भी मेला लगता होगा वहाँ पे अलग अलग विभिन्नता होगी, यानी अलग अलग प्रकार के मेले लगते होंगे। कहीं पे बहुत सारे स्टॉल लगे होंगे जो खरीदारी यानी कि बेचने वाली चीज़ें बहुत सारी होगी। कहीं पे मेले जैसा, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे झूले और वो सब कुछ होगा। तो इस प्रकार से अलग हो गए। मेले में मनोरंजन के लिए किस प्रकार के साधन होते हैं, तो मेले में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारी राइड्स होती है। आपको खेलने के लिए बहुत सारी जगह होती है, वहाँ पे आप अपनी राइड्स में मज़ा ले सकते हो। फिर नीचे लिखना है कि नीचे कुछ नामावली दी गई है, उसके सामने उत्सव के खाने में सही का निशान कीजिए। कुछ देखी गई बातों के बारे में भी दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। यानी कि निमंत्रण पत्रिका नामावली है, उसमें मेला है और विवाह महोत्सव है। इसमें से कौन सी चीज़ हमने कहाँ पे देखी है वो लिखना है। निमंत्रण पत्रिका मेले में तो होगी नहीं, विवाह महोत्सव में ही देखी जाती है। मौत का कुआं आपने मेले में देखा होगा। गजरा विवाह महोत्सव में, ढोल विवाह महोत्सव में, मिठाई भी आपने विवाह महोत्सव में भी देखी होगी और मेले में भी देखी होगी। मेले में भी बेचती हुई मिठाई दिखी होगी। ऐसा आपको ये भरना है। आगे है, आपके ज़िले में विभिन्न जन समुदाय है, वे विभिन्न व्यवसाय करके गुजारा करते हैं। अधिकांश लोग एक ही जगह स्थायी होकर व्यवसाय करते हैं। कुछ लोगों को धंधे के लिए आए दिन एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। हम जो भी त्यौहार मनाते हैं, हम जो भी जहाँ पे भी रहते हो, हमारे आसपास हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दूसरी जगह से, दूसरे राज्यों से, दूसरी जगह से हमारे यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए आते होंगे और व्यवसाय करके अपना गुजारा चलाते होंगे। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं धीरे धीरे करके एक जगह पे स्थायी हो जाते हैं और उसी व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। हम भी कहीं ना कहीं से आए होंगे, फिर यहाँ पे आके कुछ व्यवसाय में जुड़े और उसी व्यवसाय के साथ जुड़ते जुड़ते हम एक जगह पे स्थायी होने लगे। इसी तरह से और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर रोज़ अपने धंधा यानी कि हमारे जो भी उसने धंधा जोड़ किया है
उसके हिसाब से उसको अलग अलग जगह पे काम करना पड़ता होगा। लिखिए, इसमें हमारे जिले में स्थानांतर करने वाले जन समुदाय रहते हैं। विभिन्न लोगों की जीवन शैली के बारे में गांव के बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त कीजिए। यहाँ पे ये लिखना है कि हमारे जिले में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग जन समुदाय से आते होंगे, उनका व्यवसाय अलग होगा, उनकी वेशभूषा। तो इस सारणी में हमें स्थानांतर करने वाला कुछ समुदाय का वो लिखना है। जैसे कि पहले में मैं कह सकती हूँ आदिवासी समाज। तो आदिवासी समाज क्या करता होगा, व्यवसाय किस व्यवसाय के साथ जुड़ा होगा, तो मजूरी काम के साथ। वो लोग स्त्री, उन लोगों की स्त्रियाँ क्या ओढ़नी ओढ़ती है, ब्लाउज और पेटीकोट वो पहनती है। फिर पुरुष तो के वो पैंट शर्ट पहनते हैं या पैरन या पोतड़ी पहनते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं पैंट शर्ट वो पहनते हैं। वो क्या ज़्यादातर खाते हैं, ज्वार और मक्के का और बाजरी का रोटी, बाजरे की रोटी, साग, छाछ वैसा सब कुछ खाते हैं। और मजूरी काम के साथ जुड़े हुए उनके साधन क्या होगा, तो फावड़ा, तगारा, कुदाल, ये उनके साधन हो गए। उसी प्रकार से अलग अलग समाज से अलग अलग लोग आते हैं। जैसे कि पुजारी हो गए, तो पुजारी समुदाय के लोग क्या करेंगे, यानी कि जो वो लोग क्या करेंगे, मंदिर में पूजा सेवा करने का काम करेंगे। उनकी औरतें क्या पहने, साड़ी, ब्लाउज, चुनिया। फिर उनके पुरुष तो के झब्बा धोती पहनते होंगे, यानी कि ऊपर वो धोती और पंचिया ऐसे सब कुछ पहने। खाते क्या होंगे, रोटी, साग, दाल, भात। और उनका व्यवसाय क्या है, अरे उनके कौन कौन से साधन, भगवान की पूजा करने के लिए जो भी साधन होंगे वो सब कुछ उनके पास होगा। ऐसे इसी प्रकार से जो अलग अलग रूप से स्थानांतर करके लोग आते हैं वो किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी स्त्री पुरुष क्या पहनते हैं और वो आहार में क्या ज़्यादातर लेते हैं वो, और उनके साधनों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है व्यक्ति के जीवन में किन किन बातों पर व्यवसाय का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता हो तो नीचे वाले बॉक्स में रंग भरिए। जैसे कि हम किसी भी व्यवसाय के साथ जुड़े हुए तो हमारे किस किस उसमें फर्क पड़ेगा, तो कि निवास स्थान में हमारे परिवर्तन आएगा, खाने में फर्क आएगा, यानी कि हम जहाँ पे जाते हैं वैसे वहाँ पे जो भी खाना मिलता है वहीं खाना पड़ेगा। वेशभूषा में भी परिवर्तन होता है और रिवाज यानी कि वहाँ की प्रथा में भी परिवर्तन पड़ता ही है। ये 4 चीज़ में हमारे परिवर्तन होता है। सोच कर कहिए, जनजीवन में निवास की आवश्यकता क्या विशिष्ट आवश्यकता है। हम जहाँ पे भी रहते हो, लेकिन हमारे जो भी जीवन है उसमें रहने की और निवास स्थान जो है उसकी आवश्यकता ज़रूर होती है। हम पूरा दिन काम करेंगे, अगर हमारे पास रहने के लिए नहीं घर होगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए जो भी हम जहाँ पे भी जो व्यवसाय पे जाते हैं या जिस भी व्यवसाय के साथ जुड़े हुए उसके साथ साथ हमारे रहने पर, हमारी आवश्यकताओं पे और हमारे किस प्रकार से हमें रहना है उस सभी वस्तु में फ़र्क पड़ जाता है। और हमारे जो भी जनजीवन में निवास की क्या आवश्यकता है। हमारे जनजीवन में हमें रहने की क्या आवश्यकता होगी, तो हमें ठंडी, गर्मी और बरसात की मौसम में बचने के लिए हमें व्यवसाय निवास की आवश्यकता होती होगी। और हमें सामाजिक रूप से सबके साथ रहने में के लिए भी और हमारी एक सबके साथ मिलजुल के और सामाजिक रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी हमारे लिए निवास स्थान जरूरी है। धंधा रोजगार के कारण जनजीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। धंधा रोजगार के हिसाब से, यानी कि हम जहाँ पे भी धंधा या रोजगार ढूंढने जाते हैं उसके हिसाब से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे एक तो पहले हमारा जो भी मूल वतन होगा उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ पे जो भी धंधा या व्यवसाय हमारा चल रहा है उस हिसाब से हमें हमारा जीवन जीना पड़ेगा, हमें हमारे महोत्सव करने पड़ेंगे। फिर अगर कोई भी परिस्थिति आ जाए, यानी कि धंधे में अगर बहुत ख़राब समय चल रहा है, नहीं अच्छे से धंधा, फिर भी उसको चलाना पड़ेगा, उसको कैसे अच्छा करना है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा और उसी के आधार पे हमें कार्य करना पड़ेगा। और
हमें रहने में, खाने पीने में, सब में हमारी परिवर्तन लाना पड़ता है। यानी कि हमारे धंधे रोजगार के कारण पूरा हमारा जीवन पर असर पड़ेगा। आपके समाज में किस प्रकार की विवाह प्रथा है, इसमें आप अपने हिसाब से आपके समाज में जो भी विवाह प्रथा हो, यानी कि पहले सगाई करना, फिर शादी तय करना, फिर शादी में भी जिस प्रकार से पहले हल्दी हो, मेहंदी हो, जो प्रकार से विवाह की प्रथा हो, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर नीचे स्थानांतर करने वाले लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। अगर स्थानांतर हम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का यानी कि किस किस कठिनाइयों का अनुभव होता है। तो कह सकते हैं कि किसी भी जगह जाओगे आपको पानी का हो जाएगा फर्क, फिर आहार में परिवर्तन हो जाएगा, वेशभूषा में परिवर्तन हो जाएगा, शिक्षा में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि सुमंजित विकल्पों में से इसमें मैंने कहा उसे पानी, हवा, आहार, वेशभूषा, शिक्षा, इस सारी चीज़ों में हमारे परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। यानी कि हम इस सारी चीज़ों में परिवर्तन होते हुए दिखते हैं। अब आगे है, घर पर लोग मोटी रोटी किससे बनाते हैं। मोटी रोटी या रोटी बन सकती हो, वहाँ पर जो चौरस है उसमें रंग भरना है। हम किस किस चीज़ की रोटी खा चुके हैं, वहाँ पे आपको रंग भरना है। तो आपने गेहूं की रोटी खाई होगी, मक्का की, बाजरी की, चावल की आपने नहीं खाई होगी, ज्वार, नागली में से भी नहीं बनती है, नागली की बहुत कम लोगों ने खाई होगी, तो नागली। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि ऐसी है जिसमें से रोटी बन सकती है। अब यहाँ पे मेले का चित्र बनाए, उसमें रंग बनाए। यहाँ पे आपको मेले का चित्र बनाना है। इसी के साथ हमारा चौथा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।